नमस्कार, टीवी 15 एजुकेशन में आपका स्वागत है। चैप्टर 2 मौर्य साम्राज्य, इसे समझते हैं। ये छवि में दिए गए पाठ का रूपांतरण है। दूसरा, आचार्य चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त। लगभग 2200 वर्ष पुरानी बात है। उन दिनों भारत धन और वैभव से परिपूर्ण था, इसलिए लोग इसे सोने की चिड़िया कहकर पुकारते थे। दूर देश तक इसका व्यापार फैला हुआ था। विदेशों के बाजार भारत में बने माल से भरे रहते थे। यहाँ के खजानों में हीरे जवाहरात व सोनी चांदी के ढेर लगे रहते थे। संसार भर के लोग ललचाई आंखों से भारत की ओर देखा करते थे। महापद्मनंद। भारत में मगध नाम का एक राज्य था। ये बहुत बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। इसकी राजधानी कुसुमपुर थी। यही नगर आगे चलकर पाटलिपुत्र कहलाया। आजकल इसे पटना कहते हैं। उन दिनों मगध पर घनानंद नामक राजा राज्य करते थे। उनको महापद्मनंद भी कहते थे। ये नाम उसके वैभव के कारण पड़ा था। उसके पास महापद्म रुपया था। जरा अपनी अंगुली पर इकाई दहाई गिनकर देखो तो कितना होता है महापद्म रुपया। मगध का राज्य बहुत ही संपन्न था, परंतु घनानंद अपने पूर्वजों के समान योग्य व कुशल न था। वो स्वयं को प्रजा का सेवक न मानकर स्वामी मानता था। वो क्रूर और विलासी था, इसलिए प्रजा में उसके खिलाफ असंतोष की आग सुलग रही थी। राज्य का प्रधानमंत्री अवश्य ही नीति कुशल तथा विद्वान था। उसका नाम कात्यायन था। वो राक्षस नाम से भी प्रसिद्ध था। वो बड़ा कुशल, चतुर और स्वामी भक्त था। इस कारण राज्य में गड़बड़ी नहीं फैल पाती थी। उसका बहुत प्रभाव था। महापद्मनंद अपने दुर्गुणों के कारण बदनाम था। उसे सदैव डर लगा रहता था कि कोई विद्रोह करके कहीं उसे गद्दी से उतार न दे। इसीलिए उसने अनेक योग्य सरदारों को बंदी बना डाला था। चंद्रगुप्त मौर्य। महापद्मनंद की विद्रोह की अग्नि को भड़काने वाला उसका एक सैनिक चंद्रगुप्त था। वास्तव में वो महापद्मनंद का ही पुत्र था। इसकी मां सम्राट की दासी थी। वो मयूर जाति की महिला थी, इसलिए आगे चलकर वो बालक चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दासी पुत्र होने के बाद भी वो क्षत्रिय बालक था। राजा की विलासिता देखकर वो दुखी था। क्षत्रिय होने के कारण वो बड़ा पराक्रमी था। सभी लोग उसकी साहस व शौर्य का लोहा मानते थे। 12। आचार्य चाणक्य। उसी काल में एक अन्य महापुरुष थे। उनका नाम था आचार्य विष्णुगुप्त। वे आगे चलकर चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे चणक ग्राम के निवासी थे, इसीलिए वे चाणक्य कहलाए। उन्होंने कुटल गोत्र में जन्म लिया था, अतः लोग उन्हें कौटिल्य के नाम से भी पुकारते थे। वे प्रकांड विद्वान व बड़े बुद्धिमान थे। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य थे। तक्षशिला पश्चिमी पंजाब में स्थित देश का एक बड़ा विश्वविद्यालय था। उसमें 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। उसी विश्वविद्यालय में चाणक्य व राक्षस दोनों ने साथ साथ शिक्षा पाई थी। आपस में वे बड़े घनिष्ठ मित्र थे। सिकंदर। ऐसे ही समय में यूनान देश के एक और राजा ने भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया। उसका नाम अलेक्जेंडर अलेक्सुंदर था। वो मैसिडोनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। बड़ा होने पर उसने अपने पिता व भाइयों की हत्या करवा डाली और स्वयं राजा बन बैठा। राजा बनते ही उसका अहंकार बढ़ गया। आसपास के राज्य जीतकर उसने एक बड़ा राज्य बना डाला। फिर क्या था, उसको लगा कि अब संसार में कौन उससे लोहा ले सकता है। वो सारे संसार को जीतकर विश्व विजेता बनने की स्वप्न देखने लगा। बड़ी भारी सेना लेकर वो पूर्व की ओर चल पड़ा। मिस्र, टर्की, ईरान आदि अनेक देशों को उसने रौंद डाला। विजय की नशे में चूर वो बड़ा अत्याचारी बन गया। तनिक सी शंका होने पर ये अपने सरदारों की हत्या करवा देता था। ईरान के सम्राट की तो लाश भी इसने पैरों तले कुचली थी। किसी भी प्रकार वो भारत पर विजय प्राप्त करके स्वयं विश्व विजयी चाहता था। एक दिन भारी सेना लेकर सिकंदर ने भारत की ओर कूच कर दिया। वो भारत विजय की स्वप्न में डूबा था। उसे क्या पता था कि ये उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। हिंदुकुश पर्वत पार करके उसकी सेनाओं ने सिंधु नदी की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया। उसी समय भारतीय वीर अपने छिपे हुए स्थानों से सिकंदर की सेना पर टूट पड़े। उसकी सेना त्राही त्राही करने लगी। सिंधु नदी के पार उस उत्तरी भाग में 3 राज्य थे। झेलम के आसपास राजा आम्भी राज्य करता था। चिनाब के आसपास राजा पर्वतक पुरु राज्य करता था। उत्तर में कश्मीर का राज्य था। प्रत्येक राज्य शक्तिशाली था, परंतु ये संगठित न थे। आपसी फूट के कारण भी सभी मिलकर शत्रु का सामना नहीं करते थे। राजा आम्भी का पर्वतक से पुराना वैर था। वैर भुलाकर ये समय विदेशी शत्रु को पछाड़ने का था, किंतु राजा आम्भी ये न समझ सका। पर्वतक पुरु से बदला लेने के लिए उसने सिकंदर की सेना को अपने राज्य से जाने का रास्ता दे दिया। इधर सिकंदर की सेनाएं आगे बढ़ रही थीं, उधर मगध में एक नई घटना घट गई।
चंद्रगुप्त अपनी शौर्य व देशभक्ति के कारण बड़ा लोकप्रिय हो गया था। सभी की निगाहें उसी पर टिकी थी। उसी कारण नंद ने उसे जेल में डलवा दिया। राजद्रोह के अपराध विजय के नशे में चूर सिकंदर की सेना ने सिंधु नदी पार करके डेरा डाल दिया। ये पड़ाव झेलम नदी के किनारे पर था। दूसरी ओर राजा पुरु की सेना शत्रु के विनाश के लिए तैयार खड़ी थी। सिकंदर ने कुटिल चाल चली। रात्रि में धोखा देकर उत्तर में बढ़कर उसने झेलम नदी पार करने की कोशिश की। राजा पुरु के सैनिक सजग थे। घोर युद्ध हुआ। पुरु के हाथियों ने सिकंदर की सेना में हाहाकार मचा दिया। सम्राट पुरु से संधि। हजारों यवन सैनिक पैरों तले कुचले गए। हाथी शत्रु सैनिकों को सूंड में पकड़कर ऊपर उठाते थे। उनकी महावत तलवार की एक ही बार में उनकी गर्दन काट देते थी। स्वयं सिकंदर भी एक भयंकर आघात में भूमि पर लौट गया। इसके हौसले पस्त हो गए। संधि करने में ही उसे अपनी भलाई दिखी। सम्राट पुरु ने जीता हुआ उसका राज्य उसे वापस कर दिया। पर्वतक पुरु को भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए सिकंदर ने सहायता का वचन दिया। इस तरह उसने अपनी सेना के प्राण बचा लिए और आगे बढ़ने का मौका भी अपने पास सुरक्षित रखा। सम्राट पुरु उसकी बातों में आ गया। सिकंदर के साथ उसने मित्र राजा की तरह व्यवहार करने की भूल कर डाली। भारत सम्राट बनने के लालच ने पुरु को अंधा बना दिया था। पुरु ये ना समझ सका कि जो विश्व विजेता बनने का स्वप्न लेकर निकला है वो उसे कैसे उठने देगा। जो उससे ही हार गया वो उसे कैसे विजयी बनाएगा। आचार्य चाणक्य की योजना। उधर तक्षशिला के आचार्य चाणक्य सिकंदर पर कड़ी नजर रखे हुए थे। उनके मन को दो प्रश्न घेरे हुए थे। सिकंदर की गति को कैसे रोका जाए, मगध को तैयार कैसे किया जाए। अतः कुसुमपुर जाकर महापद्मनंद को समझाने का निश्चय किया। उन्हें विश्वास था कि उनका मित्र राक्षस उनकी सहायता अवश्य करेगा, परंतु ऐसी जाना ठीक ना था। इस बीच चंद्रगुप्त की उनसे भेंट हो गई थी। चंद्रगुप्त तक्षशिला के तेजस्वी छात्र थे। उससे उन्हें बड़ी आशा दिख पड़ी। अपने सभी शिष्यों को जमा करके उन्होंने अपनी योजना समझाई। गुप्तचर बनकर वे सभी सिकंदर की सेना में घुस गए। वहां वे मगध की सेना का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करने लगी कि वहां का मंत्री राक्षस है, उसकी राक्षसों की एक विशाल सेना है, वो सैनिकों को कच्चा खा जाता है, आगे का मार्ग बड़ा भयंकर है, 1000 नदियां हैं, मगध की सेना सम्राट पुरु की सेना से कई गुना बड़ी है। ऐसा वर्णन सुनकर सिकंदर की सैनिकों की हाथ पैर फूलने लगी। वे राजा पुरु की ही सैनिकों की मार से पस्त हो गई थी। अब आगे बढ़ने की उनकी हिम्मत ना थी। उधर चाणक्य मगध की राजधानी में पहुंचकर प्रधानमंत्री राक्षस से मिले। बंदी सरदारों के परिवारों से चाणक्य दूरदर्शी थे। पंजाब में उनके शिष्यों ने प्रचार की आंधी खड़ी कर दी थी। ग्राम ग्राम नगर नगर में शत्रु से टक्कर लेने की तैयारी होने लगी। चाणक्य ने आसपास के राजाओं से मिलकर सारी स्थिति समझाई। चंद्रगुप्त राजा पुरु से जाकर मिले, उनके शौर्य की प्रशंसा की। साथ ही ये भी कहा कि क्या हारे हुए शत्रु से सहायता लेना ठीक है? मगध जीतने पर वो धोखा देगा। उन्होंने उनके देश प्रेम को जगाया। राजा पुरु की आंखें खुल गईं। सेनाओं को आदेश दे दिए गए। सबने मिलकर निश्चय किया कि सिकंदर को जीवित जाने नहीं देंगे। भारत की संगठित शक्ति हुंकार भरने लगी। अब किसकी हिम्मत थी जो उससे टक्कर ले? सिकंदर के सैनिकों की तो हिम्मत ही पस्त हो गई। यूनानी सम्राट का घमंड चूर। सिकंदर को स्वदेश लौटने के अतिरिक्त अब और कोई मार्ग न सूझा। जिस मार्ग से वो आया था वो बंद किया जा चुका था। वहां विद्रोह खड़ा कर दिया गया था। उसे पुनः सेना खड़ी करके आक्रमण करने का अवसर देना अच्छा ना था। अतः उसे रावी व चिनाब पार कर दक्षिण के मार्ग से जाना पड़ा। चाणक्य के शिष्यों ने पहले से ही वहां पहुंचकर शत्रु से जूझने की तैयारी कर रखी थी। सौभूति व यौधेय राज्यों ने सिकंदर की सेना को गाजर मूली की तरह काट डाला। वहां तो बच्चे व महिलाएं तक शस्त्र चलाना जानते थे। यूनानी सैनिक भोजन व जल तक के लिए तरसने लगे। सिकंदर ने अब एक नौसेना का बीड़ा तैयार कराया। नदी के मार्ग से उसने जाने का तय किया। यहाँ मालव व क्षुद्रक राज्य थे। शत्रु से उन्होंने डटकर लोहा लिया। सिकंदर की सैनिक अब तो त्राही त्राही करने लगी। भयंकर मारकाट के बीच एक भारतीय वीर ने सिकंदर को एक विष बुझा तीर मारा। वो उसकी कवच को पार करके उसकी सीने में घुस गया। उससे उसे भयंकर घाव हो गया। यूनानी सम्राट घुटनों के बल भूमि पर लौट गया। ग्रीक सेना में हाहाकार मच गया। प्राण भिक्षा मांगने के अतिरिक्त अब कोई मार्ग शेष न था। बची खुची सेना लेकर उसने बलूचिस्तान होकर ईरान जाने का निश्चय किया। यहाँ पहाड़ी जातियों व बलूची लोगों ने उसे नाको चने चबवा दिए। भारत की चप्पा चप्पा भूमि पर मार खाते खाते यूनानी सम्राट का घमंड चूर हो गया। विश्व विजेता बनने का स्वप्न ध्वस्त,
किसी प्रकार गिरती पड़ती वो बेबीलोन पहुंच गया। अपने दुख व अपमानों से बचने के लिए वो दिन रात शराब में डूबा रहता था। वो भारत की विजय के लिए निकला था, परंतु वो भारत का आंगन तक ना देख सका। उसका विश्व विजेता बनने का स्वप्न चकनाचूर हो गया। निराश व हताश सिकंदर ज्वर से पीड़ित हो गया। अंत में उसने अपने एक मित्र मेडियस की घर शरण ली। 13 जून को वो बर्बर आक्रमणकारी इस संसार से विदा हो गया। कुछ ही महीनों पश्चात उसकी पत्नी व बच्चों की हत्या कर दी गई। उसकी राज्य के टुकड़े टुकड़े हो गए। चैप्टर 2 मौर्यन एम्पायर को समझने के लिए देखते रहिए टीवी 15।